चलिए, तो अब हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स। ठीक है, क्लास 11 फिजिक्स का आज पार्ट 1 है। ध्यान देंगे, अभी आप हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें, हाई स्कूल जब हम लोग पढ़े होंगे, हाई स्कूल जब पढ़े होंगे तो हाई स्कूल में एक किताब हम लोग पढ़ते हैं, वो है विज्ञान। जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग 3 पार्ट पढ़ते हैं। पहला पार्ट होता है आपका भौतिक, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका होता है रसायन, और तीसरा पार्ट होता है जीव विज्ञान। सही है, ये 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों को मिला करके आपका बनता है विज्ञान। लेकिन अब आप 11th में हैं, और जब 11th में हैं तो ये तीनों जो हैं अलग अलग 3 सब्जेक्ट बन गए। ये भी अब सब्जेक्ट हो गया, ये भी एक सब्जेक्ट हो गया, ये भी एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, 3 सब्जेक्ट अब आपको मिलेंगे, और इसी में 2 सब्जेक्ट और आपके जोड़ दिए जाएंगे, हिंदी और एक इंग्लिश। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट और इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, तो कुल कितने सब्जेक्ट हो गए? 5। तो फर्स्ट ईयर का ये टोटल 5 सब्जेक्ट आपका चलेगा। ठीक है, अब रह जाती है कि ये 3 विषय हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप जीव विज्ञान नहीं पढ़ना चाहते हैं, भौतिक रसायन पढ़ना चाहते हैं, तो इसके जगह पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या? गणित। बस, और कोई संशोधन नहीं होगा। जीव विज्ञान की जगह आप गणित पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी भौतिकी और रसायन ये तो रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा, केवल यही चेंज होंगे। तो कुछ बच्चों बायोलॉजी ले लेते हैं, कुछ बच्चे मैथ ले लेते हैं, लेकिन ये दोनों तो कंपल्सरी है, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अगर आप साइंस ग्रुप से पढ़ना है तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप किसी भी कंपटीशन के योग्य हो सकेंगे। अदरवाइज बस ऐसे पढ़ के मेरिट लेके घूमेंगे, कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, तो आप अच्छे से मन से इस चीज का सब्जेक्ट का स्टडी करें तो आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। तमाम बच्चे सोचते हैं कि 11th नहीं पढ़ेंगे 12th पढ़ेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत सोच है। क्योंकि जब 11 नहीं आपको आएगा तो 12 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि डायरेक्ट आपके सर पे जो इंसान को भी 10 किलो वजन नहीं उठा रहा, और डायरेक्ट उसके सर पे 50 किलो रख दो, तो क्या होगा? वो तो मर ही जाएगा, या तो चिल्लाएगा जोर जोर से। ठीक है, तो वही चीज होता है। फर्स्ट ईयर छोड़ने का मतलब है कि आपके सर पे ऑटोमेटिक एक बहुत बड़ा लोड पड़ेगा, और उस लोड को आप सह पाएंगे नहीं सह पाएंगे, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो हम नहीं कहेंगे इतना लोड एक बैग रखें, आप फर्स्ट ईयर पढ़ें, सेकेंड ईयर पढ़ें, ठीक है, फिर आगे बढ़ें, तो आपका एक स्टेप बनता जाएगा और आपकी पढ़ाई स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, फिजिक्स में पहला चैप्टर, जो पहला चैप्टर है आपका क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसका नाम है मात्रक, मापन एवं त्रुटि। यही आपका पहला चैप्टर है, यूनिट मेजरमेंट एंड एरर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट यानी मात्रक, मेजरमेंट यानी मापन, एरर यानी त्रुटि। ठीक है, अब देखिए, ये पढ़ने से पहले मात्रक, मापन, त्रुटि होगा किसका? मात्रक क्या होगा और किसका होगा? मापन होगा तो किसका होगा, और त्रुटि होगा तो किसमें होगा? कोई चीज होगा जिसका मापन होगा, जिसका मात्रक होगा, और जिसमें त्रुटि होगी, तो उसी का नाम है भौतिक राशि। क्या नाम है? भौतिक राशि। भौतिक राशि का ही मात्रक होगा, उसी का ही मापन होगा, और उसी के मापन में त्रुटि भी होगी।
तो सबसे पहले हमें किसको जानना चाहिए? भौतिक राशि को जानना चाहिए कि भौतिक राशि होती क्या है। ठीक है, तो देखिए भौतिक राशि क्या है समझना, इसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इंग्लिश भी आप इसका लिखते चलेंगे तो बेटर होगा, फिजिकल क्वांटिटी। ये है क्या समझिए, वे राशि जिसको आप बहुत सरलता पूर्वक यथार्थता पूर्वक क्या करें, मापन कर सकें। जिस राशि को यथार्थता पूर्वक आप मापन कर सकते हैं उसी राशि को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जिस राशि का आप मापन ही नहीं कर सकते वो कभी भी भौतिक राशि में नहीं आती है। देखिए भौतिक राशि है क्या, जिस राशि को यथार्थता पूर्वक मापन किया जा सके उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ध्यान देना, जिस राशि को यथार्थता पूर्वक हम मापन कर सकते हैं ना वो राशि क्या कहलाएगी, भौतिक राशि कहलाएगी। जैसे जैसे में देख लें लंबाई, लंबाई का मापन कर सकते हैं ना, दूरी का मापन कर सकते हैं, तो लंबाई दूरी विस्थापन, ठीक है। समय, समय का मापन कर सकते हैं। अच्छा, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं। चाल, चाल का मापन कर सकते हैं। वेग, त्वरण, आयतन, घनत्व, ठीक है, कार्य, ऊर्जा, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ETC आदि। समझ में आई बात? ये जितना हमने लिखा है इन सब का और भी है, ठीक है, इन सब का आप मापन कर सकते हैं। आप देखो लंबाई नापना होता है तुरंत मीटर स्केल निकाल के नाप लेते हो। समय नापना घड़ी देख के बता दे तो इतना समय से इतना टाइम तक हमने पढ़ा या हमने खाया हमने गाया या जो भी किया। द्रव्यमान किलोग्राम देखते हो, आलू वाले तुरंत नाप देते हैं इतना किलो आलू है। चाल, बाइक में देखे लगी रहती है मीटर, स्पीडोमीटर बोलते हैं उसको, तो तुरंत बताती है कितनी स्पीड से आप चल रहे हैं। तो चाल का मापन उसी तरह वेग, त्वरण, आयतन, घनत्व सबको मापा जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, भौतिक राशि है, क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब बताओ किसको हम नहीं माप सकते, क्या चीज है जिसको हम माप नहीं सकते, बताइए। अगर कोई गुण है तो क्या उसको हम माप सकते हैं, नहीं। या मान लो अगर भूख लगी है तो क्या भूख को माप पाओगे, प्यास लगी है तो क्या इसको माप पाओगे, बस इतना कह सकते बहुत तेज भूख लगी है। ये नहीं कहोगे 4 किलो का भूख लगा है, ये भी नहीं कहोगे 5 लीटर पानी का प्यास लगा है, ये नहीं कहोगे। इतना कह सकते हो कि भूख लगी है या प्यास लगा है, या बहुत तेज भूख लगी है बहुत तेज प्यास लगा, लेकिन उसका मेजरमेंट नहीं हो सकता, उसका मापन नहीं हो सकता। तो ये क्या है, भौतिक राशि नहीं हो सकती। भूख, प्यास ये सब क्या है, भौतिक राशि नहीं है, ठीक है। जिसका हम मापन नहीं कर सकते वो सब भौतिक राशि नहीं होती है। जिसका भी आप मापन कर लोगे वो सब किस में आ जाएंगी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कोई अगर आपसे पूछे भौतिक राशि क्या है, तो जिस राशि को यथार्थता पूर्वक क्या किया जाए, मापा जा सके, उसको हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। कोई एग्जाम्पल अगर पूछता है तो इतना एग्जाम्पल है,
ठीक है। अब देखिए इस भौतिक राशि को दो भाग में बांट दिया गया, ठीक है। देखना, भौतिक राशि का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए इसका जो वर्गीकरण किया गया, मतलब इसको दो भागों में बांटा गया, तो जब इसको बांटा गया तो किसी आधार पे बांटा गया है, ऐसे नहीं बांट दिया गया लोग भाई भौतिक है नहीं है, ये फलाना है ढिमकाना, ऐसा नहीं किया गया। कोई बेस बनाया गया और उस बेस के आधार पर बांटा गया। जैसे स्कूल में बच्चों को कौन बच्चा बुद्धिमान है, कौन बच्चा कमजोर है, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एग्जाम कराते हैं। जो एग्जाम को पास कर गया वो तेज है, जो नहीं पास कर पाया वो कमजोर है, यही नहीं कहते हैं। इसीलिए एग्जाम कराई जाती है। एग्जाम उनका क्या है, एक आधार है जिसके आधार पर तेज बच्चे और कमजोर बच्चों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। उसी तरह से भौतिक राशि तो ये सब भौतिक है, ठीक है, इनको भी बांटा गया। तो बांटने के लिए यहाँ पे दो आधार बनाए गए। वो दो आधार कौन कौन थे, देखना, एक था निर्भरता, एक था निर्भरता के आधार पर। भौतिक राशि को जब बांटा गया तो पहला आधार क्या था, निर्भरता, और दूसरा आधार था दिशा, दिशा के आधार पर, ठीक है। निर्भरता के आधार पर बांटा गया और दिशा के आधार पर बांटा गया। दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब देखो निर्भरता के आधार पे जब भौतिक राशि को बांटा गया तो भौतिक राशि दो प्रकार की हो गई, नहीं दिख रहा, चलिए तो ध्यान रखिए। अगर निर्भरता के आधार पर आप देखें तो भौतिक राशि दो हो गई। कौन कौन हो गई, ये तो हो गया, चलिए देखना, ये निर्भरता के आधार पर हम बात कर रहे हैं, निर्भरता के आधार पर। तो निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि को कितने भाग में बांटा गया, दो। कौन कौन बांटा गया, देखना, एक मूल राशि, एक को क्या कहा गया, मूल राशि, और दूसरे को क्या कहा गया, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। ये ध्यान रखना, निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, दो। कौन कौन, हाँ, अगर पेपर में पूछ दे कि भौतिक राशि का वर्गीकरण किसके आधार पे किया गया तो दो आधार पे, एक और दूसरा दिशा के आधार पर, ठीक है। फिर अगर कोई कहे कि निर्भरता के आधार पे भौतिक राशियां कितनी हुई, कौन कौन, और एक व्युत्पन्न राशि। अब रह गई बात मूल राशि क्या है और व्युत्पन्न राशि क्या है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर हम पहला हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, मूल राशि। मूल राशि को हम बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये मूल राशि है, ठीक है। मूल राशि होती क्या, समझना ध्यान से। कोई व्यक्ति मूल तब होता है जब वो किसी पर डिपेंड नहीं होता। हमने सिंपली आपसे बताया कि हम और आप अपने पिता पे डिपेंड करते हैं, बट पिता हमारे पे डिपेंड, तो पिता क्या हुए, मूल, और हम क्या हुए, व्युत्पन्न, क्योंकि हम निर्भर हैं। तो जो राशि मूल राशि पे निर्भर होती है उसी राशि को हम क्या कहते हैं, और जो राशि किसी राशि पर निर्भर नहीं होती है वो क्या होती है। तो पिताजी किसी पे निर्भर नहीं है, स्वयं पे निर्भर हैं, तो वो क्या हुए, मूल राशि, और हम पिताजी पे निर्भर हैं तो हम क्या हुए, व्युत्पन्न राशि। समझ में आ गई बात। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है यानी मूल राशि जो है वो यही कहती है कि जो राशि, कौन सी राशि, भौतिक, तो जो भौतिक राशि, जो भौतिक राशि किसी अन्य राशि पर, किसी अन्य राशि पर निर्भर
नहीं करती उसे क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। जो राशि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती उसे क्या कहेंगे? मूल राशि कहेंगे। समझ में आया? मूल राशि क्या होती है? जो किसी भी राशि पर निर्भर, जैसे जैसे देखिए ध्यान से, लंबाई, लंबाई मूल राशि है, ये किसी पर निर्भर नहीं होता है। लंबाई का कोई सूत्र रहेगा? नहीं ना है। लंबाई, द्रव्यमान क्या है? मूल राशि, ये भी किसी पर निर्भर नहीं है। समय क्या है? मूल राशि। ये तीन राशियां ऐसी हैं जो किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। और भी मूल राशियां हैं, जब हम एसआई पद्धति पढ़ेंगे तो हम बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर इन तीन मूल राशियों को ध्यान में रखिएगा। यही तीन मूल राशियां हैं जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें मूल राशि कहते हैं। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि क्या है? हाँ, ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी ये क्या है? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि है। ये क्या कहती है? वे भौतिक राशि जो किस पे निर्भर हो? मूल राशि पर। जो किस पे निर्भर हो? मतलब ये भौतिक राशियां, जिसमें जितनी भौतिक राशियां आएंगी वो सब के सब किससे बनेंगी? मूल राशियों से। इसका मतलब वो मूल राशि पर क्या है? निर्भर है। क्या है? निर्भर है। तो लिखेंगे जो भौतिक राशियां, जो भौतिक राशियां मूल राशि पर, मूल राशि पर क्या करती है? निर्भर करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे व्युत्पन्न राशि कहेंगे। जैसे जैसे में देखो, समझ लो उसके बाद लिख लेना, पहले समझो क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो राशि, जो भौतिक राशि मूल राशि पर निर्भर करती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। निर्भर का मतलब समझ रहे हो? ये नहीं कि उसके ऊपर ढाई जाओ, ये नहीं है। निर्भर का मतलब है कि उसी से वो बनी है, उसी से वो राशि क्या है? बनी हुई है। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग किस पे निर्भर है? ईंट पत्थर पे। ईंट पत्थर से बना है ना, तो निर्भर किस पर हुआ? ईंट पत्थर पे। उसी तरह से जो राशि मूल राशि पर निर्भर का मतलब हुआ मूल राशि से बनी हो, वो सब किसमें आ जाएगी? व्युत्पन्न राशि में। जैसे मान लो हम चाल की बात करें, चाल, चाल कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। क्यों है? तो देखो, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा क्या? समय। दूरी बटा, दूरी क्या है? लंबाई है। दूरी एक लंबाई ही तो है, और बटा समय। लंबाई और समय देखो कौन सी राशि है? मूल राशि है। इसका मतलब चाल मूल राशि से निर्भर है कि नहीं है? मूल राशि से न बन रहा है, तो चाल कौन सी राशि हो गया? व्युत्पन्न राशि, क्योंकि मूल राशि से बन रहा है वो। इसी तरह से और भी अगर कोई राशि है, जैसे मान लो हम वेग की बात करें, वेग, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है? लंबाई है, बटा समय। तो देखो वेग भी लंबाई समय से बना, तो वेग कौन सी राशि हो गया? व्युत्पन्न राशि। समझ में आ गई बात? अगर हम त्वरण की बात कर लें, त्वरण, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो वेग तो ऑलरेडी मूल राशि से बन रहा है और समय मूल राशि है, तो त्वरण भी किस पे निर्भर कर रहा है? मूल राशि पर। तो त्वरण कौन सी राशि हो गया? व्युत्पन्न राशि। अगर हम बात करें आयतन, आयतन,
पूछा गया आयतन कौन सी राशि है, मूल राशि है व्युत्पन्न। तो देखो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। लंबाई तो है ही है, लंबाई, चौड़ाई भी एक लंबाई है, ऊंचाई भी एक लंबाई है, तो तीनों तो लंबाई लंबाई है। तो आयतन किस पे निर्भर है, लंबाई पर, मूल राशि पर। तो आयतन कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। समझ में आई बात। तो जे मूल राशि पे निर्भर करे, जे मूल राशि से बने, वो कौन सी राशि हो गई, व्युत्पन्न। और जे केहू से न बने, अपने आप पे डिपेंड हो, वो कौन से हो गए, मूल राशि। तो अब आप क्या करना है, अपने आप पे डिपेंड होना पड़ेगा ना। हमें व्युत्पन्न बनना है कि मूल बनना है। तो मूल बनने के लिए खूब पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया निर्भरता के आधार पर राशि, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि में क्या क्या आ गया, चाल आ गया, वेग आ गया, त्वरण आ गया, आयतन आ गया, ठीक है। ये सब व्युत्पन्न राशि में, और भी राशियां आएंगी, सब ज्यादातर राशियां व्युत्पन्न में ही हैं। मूल राशियां यही 3 हैं, 4 और आगे आ जाएंगी, कुल 7 मूल राशियां मिलेंगी। बाकी 7 को छोड़ के जितनी है सब क्या है, व्युत्पन्न, सब मूल राशि से बनेंगी, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए तो अब हम बात करें मात्रक क्या होते हैं। भौतिक राशि हो गया 2 प्रकार का, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। किसके आधार पे, निर्भरता के आधार पे, ठीक है। दिशा के आधार पे भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, लेकिन उसको अगले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि वो अगले चैप्टर में है जब सदिश पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखिए मात्रक होता क्या है, समझना। मात्रक किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, ठीक है। मात्रक है क्या, समझो इसको। कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए, जब भौतिक राशि को मापा जाता है तो उसके लिए हम एक पैमाना लेते हैं। जैसे देखो, अगर हम कागज पे जब कोई डायग्राम बनाते हैं तो स्केल का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, स्केल का यूज करते हैं। स्केल में आप देखोगे ऐसे छोटे छोटे खाने बने होते हैं, इससे बने होते हैं। जब 10 खाना हो जाता है तो क्या लिखते हो, 1 सेंटी, फिर 10 खाना 2 सेंटीमीटर, फिर 10 खाना तो 3 सेंटीमीटर, ऐसे होता है। तो देखो जब ये स्केल बनाया गया तो इस स्केल का एक छोटा सा डिस्टेंस, बड़ा रूप में अगर हम इसको देखें, मान लो ये स्केल है, यही तो स्केल था, है स्केला, बड़ा सा दिखेगा, उसके ये छोटे छोटे क्या हैं, खाने हैं। जब ऐसे छोटे 10 खाने हो गए तो क्या बना, 1 सेंटी, फिर छोटे छोटे 10 खाने, फिर क्या बना, फिर छोटे छोटे 10 खाने ऐसे, फिर क्या बना, सही है। तो ये जो छोटा सा खाना है, ये इतनी लंबाई माना गया है कि इतनी लंबाई जो है 1 मिलीमीटर है। इस छोटी सी दूरी को मानक माना गया है, मानक मान करके उस छोटी सी दूरी को जो नाम दिया गया है ना, मिलीमीटर, वही क्या है, मात्रक है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक माना जाता है, और उस मानक को जो नाम दिया जाता है वही नाम क्या है, मात्रक कहलाता है। जैसे मान लो भेली तौलवाए जा रही हो, 1 किलो भेली लेना है, तो 1 किलो ऐसे नहीं बन गया, पहले माना गया कि इतना भेली 1 मिलीग्राम के बराबर है। तो ऐसे ऐसे कई मिलीग्राम बनाते हैं, 10 मिलीग्राम बना लिए तो कितना हो गया, 1 ग्राम। फिर ऐसे ही 1000 ग्राम बन गया, तब क्या हो गया, 1 किलोग्राम। तो सबसे पहले आपने एक छोटा सा मान क्या किया, माना, और उस मान को क्या किया, नाम दे दिया। उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। समझ में आ गया। इसी तरह समय का भी है। समय में 1 सेकंड होता है, तो वो टाइम, उतना टाइम माना गया है कि इतना टाइम 1 सेकंड के बराबर है। फिर ऐसे ही 60 सेकंड, 1 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा,
ऐसे बंदा चला गया, लेकिन एक छोटा सा समय को माना गया है और उसी समय को जो नाम दिया गया सेकंड, उसी को क्या कहेंगे? मात्रक। समझ में आ गया मात्रक क्या है? तो लिखेंगे प्रत्येक भौतिक राशियों को मापने के लिए उनके एक निश्चित मान को मानक मानकर उसे जो नाम दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? मात्रक कहते हैं। समझ आएगा? प्रत्येक भौतिक राशियों को मापने के लिए उनके एक निश्चित मान को क्या करेंगे? मानक मान लेंगे और उसे जो नाम देंगे वो क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक। जैसे अगर देखें, जैसे लंबाई है तो लंबाई को मापने के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर। क्या यूज करते हैं? तो मीटर क्या है? लंबाई का मात्रक है। समय को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? सेकंड का। सेकंड क्या है? मात्रक है। द्रव्यमान को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? किलोग्राम का। तो किलोग्राम क्या है? मात्रक है। तो प्रत्येक भौतिक राशियों को मापने के लिए उनका एक निश्चित मान माना जाएगा और उस मान को एक नाम दिया जाएगा। उसी नाम का काम क्या है? मात्रक। क्या है? मात्रक। समझ आ गई बात? मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे राशि दो प्रकार की हुई, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, उसी तरह से मात्रक भी दो होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। कौन कौन? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो नोट कर लें, फटाफट नोट करें। देखो, जब भी हम मात्रक का इस्तेमाल करते हैं या मात्रक को जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम जिसको चाहें उसी को मात्रक मान लें। ऐसा नहीं हो सकता। मात्रक जो क्वांटिटी मात्रक बनाई गई है, ठीक है, उसके लिए कुछ उसकी विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? पहली चीज कि वो राशि जिसको आप मात्रक बना रहे हैं वो अच्छे से क्या हो? परिभाषित हो, उसकी एक डिफिनीशन हो, उसके विषय में आपको अच्छा से नॉलेज हो, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा अगर हम इस मार्कर को मात्रक बनाएं तो हम क्या करेंगे? कहेंगे ये बोर्ड की लंबाई 10 मार्कर के बराबर है, ठीक है। इस बोर्ड की लंबाई कितनी है? 10 मात्रक। अगर हम इस मार्कर को मात्रक मान लें, लंबाई का मात्रक मान लें, तो इसको नापेंगे इसी से, तो क्या कहेंगे? 10 मार्कर है इसकी लंबाई। कोनो आया बड़का ले लिया मार्कर, इतना बड़ा, और लगा उससे नापने का खबर, तोहरो मार्कर हमरो मार्कर, लेकिन हमारे मार्कर के हिसाब से 5 मार्कर बा, तो कैसे कहा था 10 बा? भाई उसका भी तो मार्कर है, हमारा मार्कर है, तो हमने अपने मार्कर से बताया 10 मार्कर है इसकी लंबाई, और आया बड़का मार्कर लेके नाप दिया, कहा नहीं 5 मार्कर है। तो बताओ कौन सही है? कोई नहीं सही है नहीं सही है। तो इसीलिए जब कोई मात्रक बनाया जाता है तो वो मात्रक अच्छी से क्या हो? परिभाषित रहे, उसकी मालूम रहे कि उसकी लंबाई इतनी ही होनी चाहिए। समझ में आई बात? या वो टाइमिंग इतना होना चाहिए, उसको अच्छे से परिभाषित किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, उस मात्रक के विषय में आपको अच्छे से नॉलेज भी होना चाहिए, तभी तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा। तो ऐसा नहीं है कि जिसको आप चाहेंगे उसको लंबाई का मात्रक बना देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मात्रक का
अपना एक कंडीशन होता है बनाने के लिए, अच्छा से परिभाषित हो, अच्छा सा उसका हम इस्तेमाल करने आता हो, तभी आप उसको मात्रक माने, अदरवाइज वो मात्रक नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मात्रक की विशेषताएं हैं जब भी मात्रक को हम इस्तेमाल करेंगे। तो मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार, ठीक है, मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या यूनिट टाइप्स है, कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखिए, मात्रक दो प्रकार के हैं, एक है मूल मात्रक, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, अब देखना, फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक क्या है? इधर देखिए, मूल मात्रक होता क्या है? मूल राशि पढ़ा है आपने, तो मूल राशियों के लिए जो मात्रक आप प्रयोग में लाएंगे ना, उस सब क्या है? मूल मात्रक। मूल राशि के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करिएगा उस सब क्या है? मूल मात्रक है। बस सिंपल सा डिफिनीशन है, लिख देंगे, मूल राशियों के लिए, मूल राशियों के लिए प्रयोग में लाया गया मात्रक क्या कहलाता है? मूल मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल मात्रक कहलाता है। मूल राशियों के लिए प्रयोग में जो मात्रक लाया जाएगा वो सब क्या है? जैसे लंबाई कौन सी राशि है? लंबाई कौन सी राशि है? ये क्या है? मूल राशि है। देख लो, यहां लिख दे रहे हैं, मूल राशि और मूल मात्रक, समझना। तो लंबाई मूल राशि है और लंबाई के लिए जो मात्रक यूज करेंगे वो कौन सा मात्रक होगा? मूल मात्रक। तो मीटर इस्तेमाल होता है लंबाई के लिए, तो मीटर कौन सा मात्रक है? द्रव्यमान कौन सी राशि है? मूल राशि है। द्रव्यमान को मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? किलोग्राम का। तो किलोग्राम कौन सा मात्रक है? समय कौन सी राशि है? मूल राशि है। मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सेकंड का। सेकंड कौन सी राशि है? कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक। समझ में आई बात? तो ये मूल राशि है और इनके लिए जो मात्रक यूज किया गया वो सब मूल मात्रक है। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, फटाक से नोट करें। चलिए, अब हम बात करें व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, या व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। दूसरा, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव यूनिट। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक क्या कहेगा? तो वही चीज, जैसे मूल राशि के लिए जो मात्रक प्रयोग किया गया वो मूल मात्रक, उसी तरह से व्युत्पन्न राशि के लिए जो मात्रक प्रयोग किया जाएगा वो व्युत्पन्न मात्रक। तो लिखेंगे जो मात्रक व्युत्पन्न राशि के लिए, जो मात्रक व्युत्पन्न राशि के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लो इधर, जैसे में अगर हम देखें तो समझना, जैसे चाल, चाल कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है ना। चाल कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। समझे? तो अगर चाल व्युत्पन्न राशि है तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड कौन सा मात्रक हुआ? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशि के लिए जो मात्रक इस्तेमाल करोगे ना वो सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक,
अब ये राशि व्युत्पन्न क्यों है? क्योंकि ये मूल राशि से बनी है। इसी तरह से अगर हम वेग की बात करें तो वेग व्युत्पन्न राशि है, इसके लिए जो मात्रक यूज होगा इसके लिए भी यही मात्रक होता है, मीटर प्रति। ठीक, ये कौन सी राशि हो गया? कौन सा मात्रक हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। तो जो राशियां व्युत्पन्न राशि हैं उनके लिए जिस मात्रक का प्रयोग करिएगा वो सब क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।